नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो है वो डिस्कशन करते हैं। उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, उन सब का डिस्कशन करते हैं। देन उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। इस तरीके से हर एक दिन जो है वो आपके पास में एक टॉपिक कंप्लीट होगा और वो हम सुबह सुबह कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी कार्य की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की जाए तो फिर बाकी कार्य जो हो बहुत आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने सुबह सुबह 7-8 बजे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिया है, तो अगर किसी कारणवश हमारे पास में पूरे दिन में बाकी टॉपिक क्लियर नहीं भी हुए हैं तो भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जो है वो डिस्कशन कर लिया है। तो इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पे हम फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे पास में दोस्तों क्लास रहेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो इससे निकल के आते हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें 2-3 निकल के आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो मैं आपको डायरेक्टली पहले यही बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो कहते किसके हैं। देन उसके बाद जो है वो मेन साइन सिम्टम्स क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ठीक है, चौथा इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो निकल के आता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ओम का फर्टिलाइजेशन होता है, वो ओम फर्टिलाइजेशन करके मूव करके कहाँ आ जाता है दोस्तों, यूट्रस के अंदर आ जाता है। और यूट्रस के अंदर आने के बाद उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है और फाइनली जो है वो एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है और उसके बाद जो है वो बाहर आ जाता है बच्चा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एटियोलॉजी हो, उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब में तो हो गया, लेकिन उसके बाद में जो है वो वहीं पे ग्रो करने लग जाता है। यानी कि जो ओम यूट्रस में जाके जो है वो डेवलप होना चाहिए था, वो यूट्रस में न जाके फैलोपियन ट्यूब में ही जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक जो मीनिंग आया था वो हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब से आया था। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही जो है वो हमारे पास में एक की ग्रोथ होने लग जाएगी, उसका डेवलपमेंट होने लग जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। तो इसकी साइट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन आते हैं, देन इसके कॉम्प्लिकेशन से आते हैं। फैलोपियन ट्यूब में भी जो है वो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, इनसाइड द यूट्रस भी होती है, आउटसाइड द यूट्रस भी होती है, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो टॉपिक बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, लेकिन आपको हर एक लाइन जो है वो ध्यान में रखनी है। और इस टॉपिक की मैं खास बात बताऊं दोस्तों कि थोड़ा सा समझने की दूरी है, ज्यादा नहीं लगाना दिमाग, थोड़ा सा अगर समझ लोगे, सिर्फ 10 मिनट जो है वो ध्यान से देख लोगे तो ये टॉपिक हमारे पास में बहुत शीशे की तरह जो है वो क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर, तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। देन कहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, देन फाइनली कहाँ ग्रोथ करता है, अगर एक्टोपिक में हो जाए तो सब एक्टोपिक में भी फैलोपियन के कौन से पार्ट में होता है, देन उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसमें लेंगे। शुरुआत करते हैं हम दोस्तों इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन आ जाएगी, ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द कंडीशन वेयर द फर्टिलाइज्ड ओम इम्प्लांट्स and grow outside the uterine cavity, most commonly in the fallopian tube। ठीक है, सिंपल है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक का मतलब ही हो गया दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए यानी कि आउटसाइड द यूट्रस। तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओम है, देखो फर्टिलाइज्ड लिखा है, ठीक है, सिंपल ओम नहीं लिखा, फर्टिलाइज्ड ओम जो है वो इंप्लांट हो जाता है, वहीं पे जाके जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। नॉर्मली क्या होता है, ये यहां पे जो है वो ओम निकलता है ओवेरी से, देन ये फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्राई है यहां पे इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ये जो है वो ओम आगे की तरफ मूव करता है, देन आने के बाद जो है फैलोपियन ट्यूब से होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में टोटल जो है वो 6 दिन तक जो जर्नी होती है, वो 1 दिन से लेके 6 दिन तक जर्नी होती है। और वो फर्टिलाइज ओम जो है
ये फर्टिलाइज ओम जो है वो यूट्राइन कैविटी में आके लाइक जैसे यहाँ पे आके जो है वो फिट हो गया, ठीक है, इम्प्लांट हो गया। फिर यहाँ पे जो है वो ग्रो होती है, ग्रो के बाद में जो है वो एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है और फिर फाइनली जो है वो डिलीवरी होती है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो है वो ओम कलेक्ट हो गया, फेलोपियन ट्यूब में हो गया, फर्टिलाइजेशन तक नॉर्मल चलता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है कि उस ओम को जो है वो कहाँ आना चाहिए दोस्तों, यूट्राइन कैविटी के आना चाहिए, या हम कहें कि यूट्रस के अंदर आना चाहिए। लेकिन वो यूट्रस के अंदर न जाके आउटसाइड द यूट्रस रहता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और उसमें भी हमारे पास में मेजॉरिटी ऑफ चांसेस क्या होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है। आउटसाइड द यूट्रस भी होता है, नो डाउट, अभी टाइप जब हम इसे पढ़ेंगे तो आएगा, आउटसाइड द भी यूट्रस होता है, ओवरी होता है। लेकिन 90-95% चांसेस क्या होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है और वहां पे जो है वो ग्रो करने लग जाएगा। अब सोचो कि ओम जो है वो यहां ग्रो करने लग जाएगा तो कितनी कॉम्प्लिकेशन आएगी। ऑफ कोर्स वो जैसे जैसे जो है वो साइज बढ़ेगी देन उतना ही जो है वो हमारे पास में पेन अराइज होगा, ये सारी चीजें होगी, रप्चर होने के चांसेस है और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। 1 बाय 1 करके जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा ये हमारे पास में जो है वो यूट्रस की जो है वो नॉर्मली जो है वो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास में वेजाइना हो गया, देन यहां से यूट्रस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली प्रोसेस में बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, यहां से जो ओवेरी है, ओवेरी से जो है वो ओव्यूलेशन के द्वारा जो है वो ओम निकलता है, ठीक है। ये ओम जो है वो ओव्यूलेशन के द्वारा, एक ओव्यूलेशन में एक ओम निकल गया, देन ये ओम जो है वो आगे जाता है। जैसे हमारे पास में जो है वो फेलोपियन ट्यूब में गया, देन फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट पर, इनफंडिबुलम कौन सा होता है, फिम्ब्राई कौन सा होता है, स्टेमस कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल कौन सा होता है, सारी चीजें हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद ये ओम जो है वो हमारे पास में एम्पुला में आ गया। सबसे ज्यादा जो है फर्टिलाइजेशन या हम कहें फेलोपियन ट्यूब का जो है वो ग्रो जो है एम्पुला में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पर्म आ गया, स्पर्म आने के बाद जो है वो यहाँ पे ओम जो है वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद में जो है ये हमारे पास में जो है वो डबल सेल में, देन उसके बाद जाइगोट में बदलेगा, देन उसके बाद जो है ये 2 स्टेज 4 स्टेज गेस्टुला मोरुला इन सब चीजों में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे जाएगा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डे 1 से शुरुआत होती है और डे 6 होते होते जो है वो हमारे पास में कहां पे चला जाता है दोस्तों, डे 6 डे 7 में जो है वो यूट्राइन कैविटी में आ जाता है, ठीक है। यूट्राइन कैविटी में आने के बाद में क्या होता है, ये मोरुला, देन उसके बाद ब्लास्टोसाइट्स, और ये जो है वो ब्लास्टोसाइट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट मतलब जुड़ जाता है और यहाँ पे ग्रो होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश, कोई भी कारणवश जो है ये ओम जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे नहीं जा पाता, यूट्राइन कैविटी में नहीं जा पाएगा और यहीं पे रह जाएगा, यहीं ग्रो करने लग जाएगा, यहीं पे अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हालांकि यहां पे भी हो सकता है, या ओवेरी में भी हो सकता है, या आउटसाइड द ओवेरी भी हो सकता है। कुल मिला के आपको चीज ध्यान में रखनी है कि यूट्राइन कैविटी में नहीं हो रहा, उसके बाहर जहां कहीं पे भी जो है वो इंप्लांट हो रहा है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। 90 to 95% जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है। अब देखो इसकी कॉमन साइट आ जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने देख लिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक सिंपल मीनिंग हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कि आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जो है वो हमारे पास में ओम जो है वो इंप्लांट हो गया, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब कहां कहां पे इंप्लांट हो सकता है ये चीजें, तो सबसे पहली चीज आ गई फेलोपियन ट्यूब। 95% केसेज में जो है वो हमारे पास में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओम है वो कहां पे रह जाता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में जाके जो है वो रह जाता है। उसके बाद उसमें भी अगर आपसे पूछे कि फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में रहता है, तो दोस्तों एम्पुला, याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है कि फेलोपियन ट्यूब में रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, अलग अलग जगह भी होता है, ओवेरी में भी हो सकता है, एब्डोमेन भी हो सकता है, सर्वेक्स में भी हो सकता है। आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होगा उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 95% केसेज में जो है वो कहां पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां होता है दोस्तों, एम्पुला में होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद रेयरली जो है वो कहां होगा, स्टेमस या फिम्ब्राइल जो है वो वहां पे होगा। अदरवाइज ओवेरी में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, सर्वेक्स में हो सकता है। तो ये हमारे पास में जो है वो ओवेरी के पार्ट आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो ये हमारे पास में यूट्रस का जो है वो एक साइड की जो है वो फेलोपियन ट्यूब ली है। आपको पता है कि यूट्रस के दोनों साइड में जो है वो 2 फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये देखो, एक इस साइड में है और दूसरी जो है वो इस साइड में है। तो हमने एक साइड ली है, ये साइड जो है वो हमने लिए। अब इसकी देखते हैं हमारे पास में जो है वो कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के। सबसे पहला पार्ट आ गया यहाँ पे फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई क्या है दोस्तों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इस फिम्ब्रियाई को मैं और डिटेल से कहूं तो ये फिम्ब्रियाई जो है वो इस तरीके की होती है, ठीक है, ये फिम्ब्रियाई इस तरीके की होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो ओवेरी से जो ओम निकलता है, ओवेरी से जो ओम निकलेगा ओव्यूलेशन के माध्यम से, वो ओम जो है वो यहाँ पे फिम्ब्रियाई के द्वारा जो है वो कलेक्ट
कर लिया जाता है। फिम्ब्रियाई के बाद में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर खत्म होगी, उसके बाद में चालू हो जाता है हमारे पास में इसका पार्ट इनफंडिबुलम। ठीक है, ये जो इस ओवेरी के नीचे बिल्कुल फूलों की तरह जो हो फैला के रखता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हो जाता है दोस्तों एम्पुला। ठीक है, सबसे मेन पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो जो ओम आगे नहीं बढ़ पाता है और यहीं पे ग्रो करने लग जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एम्पुला में सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो फेलोपियन ट्यूब में होता है 95%, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में भी जो है वो किस में होता है, एम्पुला में होता है। एम्पुला के बाद में जो है वो चीज आती है हमारे पास में स्टेमस। ठीक है, वो चीज आती है स्टेमस, और उसके बाद में सबसे पहला पार्ट आता है इंट्राम्यूरल। अगर हम स्टार्ट करें तो पहला पार्ट आता है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल पार्ट जो है वो पार्ट होता है जब फेलोपियन ट्यूब और हमारे पास में जो है वो यूट्रस आपस में जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों आपस में जो है वो अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों इंट्राम्यूरल। उसके बाद में जो है वो नैरोइंग पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेमस। उसके बाद में आता है हमारे पास में एम्पुला, और उसके बाद में आता है इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम का जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। इनफंडिबुलम और फिम्ब्रियाई दोनों को आप अगर एक जगह ही काउंट करोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रिस्क फैक्टर, यानी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो होती है। पर्टिकुलर जो है वो कोई भी एटियोलॉजी नहीं है कि इसकी वजह से ही जो है वो हमारे पास में जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके लिए फिक्स है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो बैक्टीरिया आएगा तभी ट्यूबरकुलोसिस होगा। ऐसा यहां पे जो है वो फिक्स नहीं है। इसका सिर्फ रिस्क फैक्टर है कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगा, और वो भी किसकी वजह से, क्लेमिडिया या गोनेरिया, नाइजीरिया गोनेरिया, ये आपने जो हो बैक्टीरिया ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, तो एसटीडी के अंदर जो हो पढ़ा रखा है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगा, और उसमें भी जो हो हमारे पास में क्लेमिडिया या गोनेरिया का जो हो वो इन्फेक्शन होगा, तो उसमें हमारे पास में चांसेस है कि उस पर्सन को या उस लेडीज को जो हो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन को जाता है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी लेडीज को पहले इन फ्यूचर में, ठीक है सॉरी इन पास्ट में जो है वो कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो उसके बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब भी जो है वो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट आता है ट्यूबल सर्जरी और लाइगेशन। अगर मान लीजिए कहीं पास्ट में जो है वो कभी ट्यूबल सर्जरी हुई है या कहीं लाइगेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबल सर्जरी या लाइगेशन की वजह से जो हमारे पास में ओम ग्रो जो है वो मोबिल करता हुआ, या हम कहें कि गति करता हुआ जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जो है वो नहीं पहुंच पाता और वो वहीं पे रुक जाता है। अरे जब रास्ता क्लियर नहीं होगा तो वो ओम कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो बिना मोटिलिटी के जो है वो ओम वहीं पे रुक जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत रेयर केस में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज कर रहा है या पहले उसने यूज की है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में चांसेस हैं कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अगर मान के चलिए कि नॉर्मली डिलीवरी जो है वो किसी को नहीं हो पाती है, बच्चे जो है वो नहीं हो पाते हैं, तो वो फिर जो है वो आईवीएफ का जो है वो सहारा लेते हैं। आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपने बहुत जो है वो नाम सुना होगा, आईवीएफ नाम सुना होगा, देन उसके बाद इक्सी नाम सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि दोस्तों बेसिकली जब आईवीएफ करते हैं, ठीक है, तो आईवीएफ में क्या करते हैं हम, कैथेटर के द्वारा जो है वो बाहर फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, मेल फैक्टर भी होते हैं, फीमेल फैक्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हम आईवीएफ पे जाते हैं। तो आईवीएफ में क्या होता है कि ओम को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओम होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो जब इंप्लांट करते टाइम पे मान लो कैथेटर थोड़ा सा आगे इंसर्ट हो जाए, या कैथेटर ने जो इंसर्ट किया तो वो फेलोपियन ट्यूब में जो है मूव करते हुए ओम जा सकता है, तो उसकी वजह से भी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट स्मोकिंग। जो लेडीज स्मोकिंग करती है तो उसमें होता है, उसमें क्या होता है, पेरिस्टलिक मोमेंट जो है वो हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब का जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। लास्ट आ जाता है कंजेनाइटल ट्यूबिल एबनॉर्मलिटी। मान लीजिए जन्मजात ही किसी लेडीज की जो है वो ट्यूबिल में एबनॉर्मलिटी है। ट्यूबिल में एबनॉर्मलिटी इन द सेंस कि मान लीजिए यहाँ पे ओम जो है वो बिल्कुल नेरो है, या यहाँ पे जो है वो ट्विस्ट हो रखी है, ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो ट्विस्ट हो रखी है। कंजेनाइटली जन्मजात ही उस लेडीज के फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो वहीं पे हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो रिस्क फैक्टर है।
सबके रीजन बता दिए, क्यों रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी बहुत इजी है। क्या है, सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसपोर्टेड इज डिले और ब्लॉक्ड। ठीक है, कि जैसे हमारे पास में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर वहीं पे ग्रोथ करने लग जाएगा तो वहां पे एक लिमिटेड साइज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट और एम्ब्रियो का जो है ब्लॉक्ड हो जाएगा। अगर 7-8 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो वैसे भी जो है वहीं पे फिक्स हो जाएगा। एंड फर्टिलाइज ओम जो हो इम्प्लांट हो जाएगा कहां पे, आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, आउटसाइड द यूट्रस हो गया। अब आउटसाइड द यूट्रस हो गया तो देखो वहां पे क्या होता है कि उसको फुल फिटल डेवलपमेंट जो है वो सपोर्ट के लिए चीजें जो है वो नहीं मिल पाएगी। वहां पे कैसे मिल पाएगी, एंड धीरे धीरे क्या होगा, एम्ब्रियो जैसे ग्रो करेगा देन उसके बाद रप्चर होने के चांसेस है। फेलोपियन ट्यूब तो बिल्कुल बारीक है, उस भाई यूट्रस जितनी तो वो नहीं फैल सकती ना, ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब जो है उसके रप्चर होने के चांसेस है और इंटरनली ब्लीडिंग जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो होता है हमारे पास में रप्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। याद रख लेना, नोट कर लेना, सेकेंडरी मेमोरी में बिठा लेना, बहुत बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं अगर किसी लेडीज को जो है वो हमारे पास में या कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें हुई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लासिकल टाइड, यानी कि ये फीचर्स तो आएंगे। क्या होगा, एमनोरिया होगा। तो देखो जैसे ही हमारे पास में जो है वो ओम फर्टिलाइज हो जाता है तो एमनोरिया तो हो जाता है। वो उसके बाद में जो हमारे पास में फर्टिलाइज ओम है वो चाहे हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब में रहे, चाहे वो हमारे पास में ओवेरी में रहे, चाहे वो आउटसाइड द ओवेरी रहे, चाहे वो सर्वेक्स में रहे, चाहे वो यूट्राइन कैविटी में रहे, एमनोरिया की कंडीशन तो आएगी, पीरियड जो है वो मिस हो जाएगा, यानी कि ये आपको पता ही है। ठीक है, जैसे ओम फर्टिलाइज हुआ देन उसके बाद पीरियड जो है वो खत्म हो जाते हैं। देन उसके बाद एब्डोमिनल और पैल्विक पेन, सबसे मेन फीचर्स आ गया कि उसके बाद नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का जो है वो कोई पेन नहीं होता, या पेन भी होता है तो बिल्कुल लाइट पेन होता है। जैसे ही जो है वो कंसीव करते हैं तो हल्का हल्का दर्द में भी हो सकता है, वैसे तो कोई पेन नहीं होता है लेकिन फिर भी हल्का दर्द जो है वो हो सकता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शार्प और कटिंग पेन होता है, इतना शार्प और इतना कटिंग पेन होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और वो पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे जो है वो बढ़ती ही रहती है। देन उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। हो सकता है धीरे धीरे जो है वेजाइना के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग आए, क्योंकि जैसे जैसे ओम जो है ग्रो करेगा तो वहां से जो है वो रप्चर या आसपास की जो कैपिलरीज है वो डैमेज होगी, तो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग मतलब छोटे छोटे जो है वो धब्बे आपको दिखाई देना चालू करेंगे। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अदर सिम्टम्स, ये सिम्टम्स तो होंगे जिसमें हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पेन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना, और पेन की इंटेंसिटी जो हो बहुत ज्यादा सीवियर होती है। अदर सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों, अदर सिम्टम्स होंगे शोल्डर टिप पेन, यानी कि शोल्डर साइड में जो हो पेन होगा वो बेसिकली जो हो रेडिएटेड पेन होता है, वो डायफ्रामेटिक इरिटेशन की वजह से जो है वो होगा। नेक्स्ट डिजीनेस एंड फैंटिंग, कब होगा, जब मान के चलिए अगर वहां पे जो हो फेलोपियन ट्यूब जो हो वो रप्चर हो जाए या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा, तो जो क्लाइंट है या जो लेडीज है वो फेंटिंग आएगा, बीपी जो है वो लो होगा। और साइन ऑफ शोक, शोक के जो है वो साइन देखने को मिलेंगे। अगर रप्चर हो गया तो बीपी जो है वो लो होगा और पल्स जो है वो हाई होगी और कलर जो है वो पेल होगा। आपको पता ही है शोक के मेन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बीपी तो जो है वो लो होगा, बीपी तो जो लो होगा, और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों, वो इसलिए हो जाती है दोस्तों कि जैसे ब्लड लॉस हुआ तो उसके आसपास के ऑर्गन पे जो हो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास में ब्रेन को। क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे जो हो ब्लड नहीं आ रहा। अब ब्रेन को थोड़ी पता है कि अंदर जो हो वो रप्चर हो चुका है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन देगा मेडुला ओब्लांगेटा को। मेडुला ओब्लांगेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाएंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो हो वो पंप करो, ठीक है, ताकि वहां पे ब्लड जो है वो पहुंचे। तो शोक के अंदर जो हो मेन साइन सिम्टम्स होता है हमारे पास में बीपी जो है लो होगी और पल्स जो है वो हाई होगी और पेलर स्किन होगी। पेलर क्यों होगी दोस्तों, ब्लड लॉस हो गया तो स्किन जो है वो पेलर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, क्या क्या चीजें जो है वो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो सबसे पहले चीज प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वहां पे जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो यूपीटी हम करते हैं, ठीक है, यूपीटी
यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं वो पॉजिटिव आएगा। तो उसमें दोनों कर सकते हैं, यूरिन और सीरम जो है वो HCG पॉजिटिव आएगा, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोप हार्मोन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो हम यूरिन के द्वारा भी देख सकते हैं और वो हम जो है वो सीरम के माध्यम से भी देख सकते हैं। बेसिकली हम जो है वो यूरिन के माध्यम से देख सकते हैं, वहां पे HCG पॉजिटिव आता है तो यूपीटी किट में जो है वो हमारे पास में जो है वो शो हो जाता है। यहाँ पे हम यूरिन की 2-3 बूंद डालेंगे, देन यहाँ पे जो है वो लाइनिंग आती है, ठीक है, CNT। तो इस यहाँ पे हम कंफर्मेटिव कर सकते हैं यूपीटी टेस्ट के द्वारा, वो होगा आपका चाहे फेलोपियन ट्यूब में हो या फिर जो हो वो आपका यूट्राइन कैविटी में हो, प्रेगनेंसी टेस्ट तो हो वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंडोग्राफी करेंगे। ट्रांसवेजाइनल क्यों बोला दोस्तों? एक तो होती है अल्ट्रासाउंड ग्राफ यानी कि नॉर्मली, ठीक है, यानी कि नॉर्मली हम करते हैं शरीर के ऊपर से, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम वेजाइना के थ्रू जो है वो करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंडोग्राफी करेंगे और उसमें देखेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे, नो गेस्टेशनल शेक इन यूट्रस, ठीक है, जैसे हमने जो है वो USG किया तो अंदर यूट्राइन कैविटी में हमें कुछ नहीं मिला। प्रेगनेंसी टेस्ट या हम कहें यूपीटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो ओम डेवलप हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन यूट्रस के अंदर देखेंगे तो कोई भी किसी प्रकार का मास हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब यूट्रस के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है वो आउटसाइडेड है। देन उसके बाद मे सीन मास इन एडेंक्सिया, एडेंक्सिया मतलब नियर द ओवेरीज ट्यूब, वहां पे हम देखेंगे तो वहां पे हमें मास जो है वो फील होगा, ठीक है, वहां से हमें मास जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट मे सीन फ्री फ्लूइड ब्लड इन द पेल्विस, ठीक है, पेल्विस के अंदर जो है वो फ्री फ्लूइड जैसा भी स्ट्रक्चर आपको जो है वो फील हो सकती है, दिखाई देगा, ठीक है, तो ये चीज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीरियल बीटा HCG लेवल जो देखेंगे, यानी कि नॉर्मली प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है कि जो HCG लेवल होता है वो डबल हो जाता है 48 घंटे के अंदर में, ठीक है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में उसका जो लेवल है वो बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ के रूप में देखूं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम देखें और ये हमारे पास में जो है वो HCG लेवल है। क्या है दोस्तों? HCG लेवल है। HCG लेवल जैसे मान लीजिए 0-1 है, ये 1 डे है, ये 2 डे है, ये हमारे पास में जो है वो 3 डे है, ये जो है हमारे पास में 4 डे है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा हमारे पास में, ठीक है, जैसे जैसे जो है वो प्रेगनेंसी में टाइम पीरियड बढ़ेगा HCG लेवल जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि इसको अगर हम क्लियर करके पूरे जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये जैसे हमारे पास में चार्ट है, ये हमारे पास में चार्ट है और ये आ गया हमारे पास में टाइम, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में है, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 4 दिन, और ये हमारे पास में जो है वो HCG लेवल है, ठीक है। तो पहले दिन HCG इतना था, दूसरे दिन इतना हो जाएगा, तीसरे दिन इतना हो जाएगा, चौथे दिन इतना हो जाएगा, यानी कि जस्ट डबल होते जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो HCG लेवल जो है वो हर 48 घंटे के बाद में दूसरे दिन जो है वो, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर दूसरे दिन जो है वो डबल हो जाएगा। क्लियर? ये 2 दिन, ये 4 दिन, ये फिर 8 दिन, ये 16 दिन, इस तरीके से हर दिन जो है वो डबल हो जाएगा। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास में HCG लेवल बढ़ेगा तो सही, लेकिन इतना गति से नहीं बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? वो इस तरीके से बढ़ेगा, मान लो वो जो है वो लेवल इस तरीके से बढ़ेगा हमारे पास में, ये लो, ये जो मैंने बता दिया इस तरीके से जो है वो लेवल बढ़ेगा, डबल नहीं होगा, लेवल तो इंक्रीज होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। डबल जैसे हर 48 घंटे बाद डबल होना चाहिए, वो हमारे पास में 96 आवर्स के बाद में जो है वो डबल होगा। तो सीरियल HCG लेवल करते हैं, यानी कि जैसे आज सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरे दिन कर लिया, फिर चौथे दिन कर लिया, फिर हमने जो है वो 8वें दिन कर लिया, इस तरीके से HCG लेवल देखते हैं। अगर वो जस्ट डबल हो रहा है मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और अगर वो हमारे पास में स्लो रेट से हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्लियर है? ये सारी चीज होगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसकी ये आती है मैनेजमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो रेयरली जो हम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हल्का फुल्का पेन होता है तो लेडीज बताती नहीं है, जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है या जब हम कहें कि जब फेलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाती है, तब सीवियर पेन होता है, तब हॉस्पिटल लेके भागते हैं। उस टाइम पे हम मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते, डायरेक्ट जो हो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन मान के चलिए कोई क्लाइंट एजुकेटेड है और उसने पहले से ही जो है वो USG करवा रखी है, USG में उसको पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइफ टाइम तो उसको चला नहीं सकते, यानी कि डिलीवरी तक रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल डिलीवरी जो हो पॉसिबल हो जाएगी। अब उसको जैसे ही पता लगेगा देन उसको हमें जो है वो ट्रीट करना है। तो इसमें हम अर्ली करते हैं और तब कब करते हैं? जब हमारे पास में जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर ना हो जाए, ठीक है।
जब तक ओम या हम कहें कि जो फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं होगी तब हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस है मिथोट्रेक्स देते हैं। मिथोट्रेक्स क्या देते हैं दोस्तों, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, यानी कि फोलिक एसिड के अगेंस्ट काम करेगी, जिससे क्या होगा कि जो भी ग्रो हो रही थी, जो फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास में ग्रो हो रही थी वो ग्रो रुक जाएगी और ये ओम ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो छोटे से पेन की बॉल की तरह है। अब दूसरे दिन फिर बड़ा होगा, चौथे दिन और बड़ा होगा, फिर 10वें दिन और बड़ा होगा, साइज धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जैसे हम मिथोट्रेक्स दे देंगे, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, यानी कि फोलिक एसिड के अगेंस्ट काम करेगा और ये क्या करेगा, उस सेल को जो है वो स्टॉप कर देगा, उसकी ग्रो को जो है वो स्टॉप कर देगा। अब ग्रो स्टॉप हो गई, वो अगर जो है वो हमारे पास में साइज में नहीं बढ़ रहा है तो फिर रप्चर होने के चांसेस जो है वो हमारे पास में कम हो जाते हैं। क्या क्या इंडिकेशन है, पहला इंडिकेशन है कि क्लाइंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो हीमोग्लोबिन है या उसकी जो WBC है, प्लेटलेट्स है, ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और एसिजी लेवल जो है वो हमारे पास में लेस देन 500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे एसिजी लेवल जो हो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन में डबल होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन डबल हो रहा है वो इंडिकेशन दे रहा है हमारे पास में, उससे जो हमारे पास में ओम है उसकी साइज का इंडिकेशन दे रहा है। जितना ज्यादा बढ़ता रहा एसिजी मिलेगा उतना ही उसकी साइज जो है वो हमारे पास में बड़ी हुई मिलेगी। तो हमारे पास में एसिजी लेवल जो है वो अगर लेस देन 5000 यूनिट पर लीटर ही है तो हम जो है उस टाइम तक जो है मेडिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, आपको पता ही है कि 12 दिन के बाद में जो है वो हार्ट कहें या हम कहें 12 वीक के बाद में जो है हमारे पास में हार्ट पंप करने लग जाता है। फीटल का अगर डेवलपमेंट देखें तो उसमें हमें चाहिए कि कोई अगर फीटल में कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तब तक हम मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट ही 90% जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लेप्रोस्कोपी इसमें हमारे पास में सबसे ज्यादा की जाती है। लेप्रोस्कोपी का मतलब है कि कहीं पे भी जो है वो कैथेटर डाल के हम विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। ये हमारे पास में 3 तरीके की आ गई। पहला आ गया सेल्फेंजियोस्टोमी, सेकंड आ गया सेल्फेंजियोटोमी, थर्ड आ गया लेप्रोटोमी इन इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सेल्फियोजोस्टोमी। ध्यान रखना दोस्तों, ओस्टोमी, जहां पे भी ओस्टोमी आ जाए, ठीक है, 2 वर्ड मैंने एक बार पहले भी जो है वो क्लास के अंदर बताया था। एक आता ओस्टोमी, ओस्टोमी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को जो है वो हटा के रिपेयर कर दिया जाता है, यह हम कह सकते हैं। रिपेयर वाली कोई चीज आती है उसको हम कहते हैं दोस्तों ओस्टोमी। और ऑक्टोमी जिसका आता है वो आता है दोस्तों कट, यानी कि कट करके कोई चीज को हटा ही दिया जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों सेल्फियोजोस्टोमी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में जो है वो अंगुली है, अगर मान के चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसको कट करके वहां पे कोई चीज है उसको बाहर निकाल दिया, या आप डायरेक्ट ही सोचो ना, ये हमारे पास में जो है वो फेलोपियन ट्यूब है, राइट, जो हमने फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो ओम है, फर्टिलाइज ओम है, यहीं पे आके अटैच हो चुका। अब इस फेलोपियन ट्यूब को कट करके उस ओम को बाहर निकाल के इस फेलोपियन ट्यूब को वापस सिल दिया जाता है, इसको हम बोलेंगे सेल्फियोजोस्टोमी। ठीक है, STOMY। ठीक है, सेल्फियोजोस्टोमी मतलब इसको कट करके रिमूव करके सही कर दिया, ट्यूब अपनी जगह वैसे के वैसे प्रिजर्व है, इसको हम बोलेंगे सेल्फियोजोस्टोमी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने इस ट्यूब को यहां से काट दिया और फिर अलग कर दिया, इसको हम बोलेंगे सेल्फियोटोमी। ठीक है, यानी कि ट्यूब जो है वो रिमूव कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया सेल्फियोजोस्टोमी है। सेल्फियोजोस्टोमी में हमने क्या किया, जैसे ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हमने इंसिजन लगाया, यहां पे कट लगाया, कट लगाने के बाद जो ओम है, जो फर्टिलाइज ओम था, उसको रिमूव कर दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी टिश्यू, जो भी हमारे पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी टिश्यू था उसको रिमूव कर दिया, देन ऐसे कैसे रख दिया, ये आता है सेल्फियोजोस्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में सेल्फियोटोमी। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे ये हमारे पास में जो था इस फेलोपियन ट्यूब को यहीं से कट करके ही निकाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास में जो है वो फर्टिलाइज ओम था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का था, तो ये फेलोपियन ट्यूब को कट करके ही निकाल दिया। सेकंड फेलोपियन ट्यूब ऐसी की ऐसी है। ठीक है, तो एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास में ऐसा नहीं है कि वो लेडीज कभी कंसीव नहीं कर सकती, कंसीव कर सकती है नो डाउट, लेकिन ये रेयर केस में किया जाता है जब हमारे पास में उसमें सेल्फियोजोस्टोमी करने की संभावना नहीं रहती है, तो हम इसको कट करके जो है वो निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लेप्रोटोमी इन इमरजेंसी कंडीशन। लेप्रोटोमी में हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास में आपने देखा होगा, ठीक है, जब हमारे पास में इमरजेंसी कंडीशन आ गई, जैसे मान लीजिए कि रप्चर हो गया, ठीक है, वहां पे ओम जो है वो रप्चर हो गया, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली जो है वो लेप्रोटोमी करेंगे।
क्लियर है, इमेज के द्वारा भी बता दिया, वैसे भी समझा दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों ट्यूबल रप्चर, यानी कि ट्यूब जो है वो रप्चर हो सकती है, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन और सबसे बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। सेकेंड आता है हेमरेजिक शॉक। ऑफ कोर्स अगर ट्यूब रप्चर होगी तो वहां पे ब्लड जो है वो बहना चालू हो जाएगा और ब्लीडिंग होगी तो वो किसको लीड करेगा, हेमरेजिक शॉक को जो है वो लीड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैसे, मान लीजिए रप्चर हो गया या किसी कारणवश हमें जो है फेलोपियन ट्यूब को जो है वो हटाना पड़ गया तो इनफर्टिलिटी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। या हमने जो है वो उसे एक्टोपिक मास को बाहर निकाल दिया देन वापस सिल दिया तो कई बार एक्टोपिक हम कहें कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो आपस में चिपक जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और लास्ट रिकरेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपको पता है जब हमने एटियोलॉजी पढ़ी थी वहां पे भी एक लाइन पढ़ी थी कि अगर पहले कभी, ठीक है, पास्ट में कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो फिर चांसेज है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बढ़ जाते हैं। तो यहां पे भी यही है कि अगर हमारे पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो आगे इन फ्यूचर के लिए मोर चांसेस हो जाते हैं कि इन फ्यूचर में भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास में पहली चीज ये होती है कि हमें सबसे पहले जो है वो शॉक को आइडेंटिफाई करना है। क्यों, क्योंकि रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद जो है वो क्लाइंट शॉक में चला जाता है। तो सबसे पहली चीज आती है मॉनिटर वाइटल साइन एंड साइन ऑफ शॉक। मॉनिटर वाइटल साइन में हम क्या करते हैं दोस्तों, हार्ट रेट देखते हैं एंड उसके बाद जो है वो बीपी देखा जाता है। तो शॉक के अंदर आपको पता ही है बीपी तो जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा, हार्ट रेट जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगी। तो वाइटल साइन चेक करते हैं और शॉक को जो है वो पहले से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इमोशनल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकली केयर। ठीक है, जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम हुई है, तो आप उस क्लाइंट को जो बताते हैं कि आगे इन फ्यूचर में भी ऐसी संभावना होने की है तो वो बेचारे जो हो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकली केयर जो है वो देने की जरूरत होती है। देन प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सर्जरी इफ नीडेड। मान लो कोई क्लाइंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है और उसी टाइम पे जो है वो फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो हम इमरजेंसी के लिए जो है पहले से प्रिपेयर रहेंगे। थर्ड एजुकेट अबाउट मिथोट्रेक्स यूजेज। ठीक है, उसको मिथोट्रेक्स ड्रग्स दे रहे हैं तो उसके यूजेज के बारे में जरूर बताएंगे कि कोई फोलिक एसिड नहीं लेना है क्योंकि वो तो एंटागोनिस्ट का काम करता है। एंड अवॉइड सन एक्सपोजर, बाहर नहीं जाना वरना टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है मिथोट्रेक्स। और नो प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। जैसे किसी क्लाइंट ने मिथोट्रेक्स ड्रग्स ली है तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट महीने जो है प्लान कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये मिथोट्रेक्स ड्रग जो है वो हमारे पास में पूरे फोलिक एसिड को जो है वो खत्म कर देती है। फोलिक एसिड के एब्जॉर्बेशन एंटागोनिस्ट का काम कर रही है। तो जैसे मिथोट्रेक्स ले लिया तो उसके बाद 3 महीने तक आपको कोई प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं करनी है। क्लियर है। लास्ट आ जाता है फॉलोअप विद द सीरियल एससीजी टेस्टिंग। उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस फॉलोअप में लेते हैं कि अभी भी जो है वो एससीजी बीटा एससीजी जो है बीटा ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन की टेस्टिंग करेंगे कि अब जैसे प्रेगनेंसी हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद एससीजी लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी है तो फिर और चांसेस है कि और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन, किस तरीके से जो है वो इसको बचा जा सकता है। तो पहली चीज आती है हमारे पास में अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या हम कहें पेल्विक इन्फेक्शन। जब भी कभी पेल्विक इन्फेक्शन हो या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो तो इमीडिएटली या जितना जल्दी हो सके उसको जो है वो ट्रीट करना चाहिए। देन सेफ सेक्स प्रैक्टिस, ठीक है, वो होनी चाहिए। स्मोकिंग सजेशन, क्योंकि इटियोलॉजी में हमने देखा था कि स्मोकिंग होने की वजह से जो है या जो लेडीज स्मोकिंग करती है उसमें चांसेस होते हैं कि वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो स्मोकिंग जो है वो स्टॉप, स्मोक और अल्कोहल जो है वो अवॉइड ही करनी चाहिए प्रेगनेंसी कंडीशन में। लास्ट आ जाती है प्रॉपर केयर आफ्टर एनी पेल्विक सर्जरी। कोई भी पेल्विक सर्जरी हो चुकी है तो फिर प्रॉपर केयर जो है वो होनी चाहिए। ये हो गया प्रिवेंशन। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत इजी टॉपिक था। कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो सारी हमने जो है वो चीज़ें बताई थी और इसी तरीके से जो है वो हम इंपॉर्टेंट डिजीज को जो है वो डिस्कस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास हम लेंगे दोस्तों सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन।
बेसिक चीज है और एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है, इमेज बेस के द्वारा भी और वैसे भी अप्लाइड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो कल की क्लास जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को तो देखो इजी टॉपिक है, आप इसको सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन जो सेल इंजरी वाला है या हमारे पास में सेल्फ एडेप्टेशन है वो बड़ा टफ है। तो कल की क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़ते रहिए हमसे, सुबह 7 बजे मिलते हैं कल नई डिजीज के साथ, सेल इंजरी और एडेप्टेशन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।